फर्जी और अनाधिकृत बुकिंग पर रेलवे ने शिकंजा कसा है। जिस तरीके से लगातार ये देखने को मिल रहा था कि जो यात्री हैं वो अपनी टिकट ही नहीं बुक कर पा रहे थे, अचानक बॉट जो है एक साथ इकट्ठा हो जाते थे। ऐसे 2.5 करोड़ से अधिक अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया गया, उनको निष्क्रिय कर दिया गया है। जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा था कि बुकिंग शुरू होते ही लगातार एक साथ ही कुछ ही मिनटों में सारी सीटें जो हैं वो बुक हो जाती थी। उनका आईपी एड्रेस लगातार सेम देखने को मिल रहा था, जिसके बाद जो साइबर विभाग है आईआरसीटीसी का, उसने इस पर कार्रवाई की और देखने को मिला कि एक ही आईपी एड्रेस से कई सारे अकाउंट जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। महज 2 से 3 मिनट के अंदर तत्काल बुकिंग में ये स्कैम देखने को मिल रहा था कि 2 से 3 मिनट में ही टिकट जो है पूरी तरीके से फुल हो जाते थे। एक ही जगह से टिकट जो है वो पूरे तरीके से खरीदे जा रहे थे। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखें कि जिस तरीके से, अगर मैं कल की टिकट का आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने 27 तारीख यानी 27 जुलाई के नाम पर एक टिकट देखी है दिल्ली से सुल्तानपुर के लिए, लेकिन आप देखें अभी भी आपको यहाँ पर तत्काल में अवेलेबिलिटी नजर आएगी। देखिए सारे तरह की ट्रेनों में यहाँ पर अवेलेबिलिटी आपको नजर आ रही है कि तत्काल में अभी भी अवेलेबिलिटी है। इससे ये पता चल रहा है कि किस तरीके से ये स्कैम किया जा रहा था। 2.5 करोड़ से ज़्यादा इस तरीके के अकाउंट जो हैं वो पूरी तरीके से डीएक्टिवेट किए गए हैं। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया भी कि अब टिकट आपको वहाँ पर नज़र आ रहा है। जिस तरीके से तत्काल बुकिंग बहुत पहले भर जाती थी वो ऐसा नहीं हो रहा है। कल की टिकट के लिए भी आपको तत्काल बुकिंग में अगर सीट है तो वो नज़र आ रही है। तो ऐसे में लोगों को बेहद फ़ायदा होगा इसका। और इसके साथ साथ साइबर विभाग जो आईआरसीटीसी का है वो भी लगातार सभी अकाउंट्स पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में अगर कोई फ्रॉड होता है तो वो तुरंत पकड़ा जा सके और जिस तरीके से यात्रियों को परेशानी होती है वो ना हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ हरीश झा, दिल्ली। रेल मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि ईक्यू को लेकर यानी इमरजेंसी कोटे को लेकर के कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले भी चार्ट प्रिपेयर होने के वक्त ही ईक्यू यानी इमरजेंसी कोटा लगाया जाता था, अभी भी वही लगाया जाता है। बस चार्ट प्रिपरेशन पहले 4 घंटे पहले होती थी और अब 8 घंटे पहले होती है। हालांकि इमरजेंसी कोटा आम यात्रियों के लिए नहीं है, इसमें मेडिकल इमरजेंसी और प्रोफेशनल इमरजेंसी 2 का ख्याल रखा जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति सरकारी जॉब पर है यानी किसी ऐसी जॉब पर है जहां पर एकदम से ट्रांसफर या फिर मिलिट्री पैरामिलिट्री के तहत पोस्टिंग के ऑर्डर आए हैं तो उसके आधार पर इमरजेंसी कोटा लगता है। या फिर दिल्ली या किसी भी देश के शहर में कोई इलाज के लिए पहुंचना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी या ऑपरेशन है, तब इमरजेंसी कोटा लगाया जाता है और उसके आधार पर कुछ सीटें रिजर्व होती है जो पहले भी चार्ट प्रिपेयर होने के वक्त ही इमरजेंसी कोटा में अप्लाई की जाती थी और अभी भी वही की जाती है। यानी 8 घंटे पहले ही इमरजेंसी कोटा लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अग्निवीर जो सैनिक होंगे उनको उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस बल में आरक्षण देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि जो तमाम देश के वीर हैं अग्निवीर में रहते हुए जो सेना में योगदान देंगे, उनके रिटायरमेंट के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस बल में 20% का आरक्षण दिया जाएगा। उन्हें अधिक से अधिक सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने तय किया है कि अग्निवीर के रूप में जो जवान देश की सेनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं, जब वह जवान रिटायर होकर के आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम ऐसे जवानों को 20% आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। उन सभी जवानों के लिए 20% आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों के द्वारा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। अब बिहार के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिल रही पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। इस बाबत जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपये की जगह 15,000 रुपये पेंशन की राशि प्रदान करने का विभाग को निर्देश दिया गया है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मौत होने की स्थिति में उनके आश्रित यानी पति या पत्नी जो भी हों को जीवन पर्यंत प्रतिमाह 3,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये की पेंशन राशि दिए जाने का भी निर्देश दिया गया है। उत्तम न्यूज स्टेट,
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। संसद में कानून बनाया गया, कानून उन लोगों के लिए जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से अल्पसंख्यक हिंदू या अन्य समाज के शरणार्थी के तौर पर भारत पहुंचे हैं। इनकी सबसे बड़ी कॉलोनी राजधानी दिल्ली में एक कैंप के रूप में है जिसे कहा जाता है मजनू का टीला कैंप, जहां पे लगभग 200 से 250 परिवार यानी 1000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये ज़्यादातर सिंध, जो पाकिस्तान का सिंध है, हैदराबाद है, उस इलाके से आए हैं। और ठीक पीछे आप यमुना नदी भी देख सकते हैं, यानी यमुना बैंक पर, यमुना के किनारे पर बसा हुआ पूरा इलाका है। लेकिन जिस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है और ये लैंड डीडीए के पास आती है, लिहाजा दिल्ली हाईकोर्ट में केस गया और दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश डीडीए के पक्ष में आया, जिसके बाद अब इस पूरे इलाके को खाली करवाया जाएगा। एग्ज़ाम भी आने वाले और यहाँ पे नोटिस आ चुका है 2-3 बार कि यहाँ से हटाया जाए। अगर हमें यहाँ से हटाया जाएगा तो हमारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और हम फेल हो जाएंगे। मतलब बच्चों की क्लास है, 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो अगर वो छोड़ के जाएंगे तो शायद कोई टीचर नहीं बन पाए, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर नहीं बन पाए। और इनका कहना है कि हम शरणार्थी के तौर पर माँ भारती की गोद में आए हैं और हम यहाँ से दोबारा से पुनर्वास के लिए कहीं और जाना नहीं चाहते, इसलिए दूसरा प्रबंध किया जाए। हालांकि फ़िलहाल इन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार और दिल्ली सरकार, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके कोई रास्ता हिंदू शरणार्थियों के लिए ज़रूर निकालेंगे। लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामी और ड्राइवरों पर आरटीओ विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसी गाड़ियां जो फिटनेस परमिट और टैक्स भरे बिना सड़कों पर चल रही हैं, उनको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ऐसी गाड़ियां जो समय सीमा अपनी तय कर चुकी हैं पूरी, उसके बावजूद भी उनको सड़कों पर चलाया जा रहा है, उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में 1,80,000 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो 10 साल और 15 साल की समय अवधि पूरी कर चुकी हैं। ऐसी गाड़ियों में से 36,000 जो गाड़ियाँ हैं उनका पंजीकरण पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। अन्य गाड़ियों का भी पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है और अधिकारियों का कहना है अगर ये गाड़ियाँ सड़कों पर चलती मिलती हैं तो उनको जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी तरफ ऐसी गाड़ियाँ जिनके चालान 3 बार से ज़्यादा हो चुके हैं, उनका भी पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ऐसी गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमारी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा निर्देश है कि जिन भी वाहनों के 3 बार से अधिक चालान मतलब होते हैं या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, अगर वो चालक है तो चालक का लाइसेंस निलंबित किया जाए और अगर वाहन स्वामी मतलब गाड़ी का उल्लंघन हो रहा है तो गाड़ियों का पंजीयन निलंबित किया जाए। और ये कार्रवाई बार बार करने पर पंजीयन निरस्त करने के लिए भी निर्देश हैं और हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैक्सिमम चालान जो है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा होता है, तो जो चालान हमारे यहाँ से रिलेटेड होते हैं उनका ड्राइवरों के लिए लाइसेंस हम निलंबित करते हैं। लगभग 400 के निलंबन हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। इस वक्त हम सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। इस कॉल सेंटर में का मकसद ये है कि जो लव जिहाद पीड़ित हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको लेकर काम किया जाए। 3 दिनों से ये लगभग चल रही है। तो हमारे साथ गोपाल राय हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मकसद क्या है इस कॉल सेंटर के पीछे और अब तक कितनी शिकायतें आप लोगों को मिल चुकी हैं? देखिए, फ़ोन तो 500 के ऊपर आए हैं, लेकिन 250 के आसपास शिकायतें दर्ज हुई हमारे यहाँ जो रिकॉर्डेड है। शिकायत आ रही है तो जो वहाँ पर पीड़ित है या जिस बच्ची के साथ लव जिहाद की घटना हुई है या इस लड़के के साथ हुई है, उसको आप पुराने जो पीड़ित हैं उनकी तस्वीरें भेज रहे हैं कि देखो भाई इनका क्या हिस्सा होता है, उनकी स्टोरीज भेज रहे हैं। उनकी स्टोरी भेज रहे हैं, वो रोते हुए कह रहे हैं कि अब मुझे निकालो, अपने घर जाना है, क्योंकि उसको मार पीट रहे हैं। उस समय तो इनको बढ़िया लगा, 3-4 महीने तक ठीक लगा। उसके बाद उनके साथ व्यवहार बहुत गलत व्यवहार हो रहा है, जिसको वो सह नहीं पा रही हैं। पहले तो मम्मी पापा से विरोध करके गई थी। तो एक बार फिर हम कॉल सेंटर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, किस तरह से लोग इस कॉल सेंटर में बात कर रहे हैं। रचना यहाँ पर टेलीकॉलिंग का काम कर रही हैं और लगातार जो नंबर आ रहे हैं उनसे संपर्क में, शिकायतें भी जो आ रही हैं आप लोग नोट कर रही हैं। किस किस तरह की शिकायतें आ रही रचना?
एक्चुअली हमारे पास सबसे ज़्यादा धर्मांतरण की शिकायतें आ रही हैं। कोई आगरा से, कोई बलरामपुर से है, बहुत सारे ज़िलों से, अन्य अन्य जनपदों से लोग कॉल कर रहे हैं और अपनी समस्या बता रहे हैं। हम लोग उसको नोट करते हैं, प्रॉपर जो भी उनकी समस्या होती है वो नोट करने के बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराते हैं उससे, फिर उसके बाद में DMSP से बात होती है। इसी प्रकार से उनकी मदद होती है। लखनऊ से उर्दुल सफरसन के साथ मितुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। गुजरात ATS द्वारा नोएडा से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया था। संदिग्ध सीमा पार पाकिस्तान के कुछ लोगों के संपर्क में होने की बात सामने आई और वो संदिग्ध एक मोबाइल की दुकान पर काम करने की फिराक में था और काम करता भी था, जिसके बाद नोएडा पुलिस अब सक्रिय हुई है। नोएडा पुलिस जिले में तकरीबन 5000 के आसपास मोबाइल और मोबाइल के सिम बेचने वाली तमाम दुकानों का सत्यापन आज से शुरू करने जा रही है। सेक्टर 18 की सावित्री मार्केट में मौजूद हैं तमाम जो दुकानें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मोबाइल से जुड़ी हुई तमाम दुकानें हैं। मोबाइल के सिम भी यहाँ पर बेचे जाते हैं, मोबाइल भी बेचे जाते हैं। तो ऐसे में साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले सिम और जो आतंकी गतिविधियों में प्रयोग होने वाले सिम हैं, कई बार जांच के दौरान इस बात की तस्दीक हुई है कि बिना वेरीफाई किए फर्जी तरीके से सिम को इशू करा लिया जाता है या मोबाइल गलत आधार नंबर पर दे दिए जाते हैं। ऐसे में तमाम आतंकी संगठन या फिर साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। लिहाजा नोएडा पुलिस ने ऑपरेशन तलाश आज से शुरू किया है और इस ऑपरेशन तलाश में केवल मोबाइल पर दुकान सिम और मोबाइल बेचने वाले ही नहीं, बल्कि मोबाइल की दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी, दुकानदार और सिम इशू करने वाले तमाम लोगों का सत्यापन किया जाएगा। तीनों जोन के DCP के साथ साथ तमाम पुलिस अधिकारी, थाना स्तर और चौकी स्तर के अधिकारी आज से इस सत्यापन के काम में जुटते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल में हुई दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सभी स्कूल भवनों का सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया है और उन्होंने विभाग को हिदायत दी है कि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक और इसके अलावा भी कुछ शिक्षा संस्थान भी अगर कहीं हैं, उन सब की भवनों का सेफ्टी ऑडिट किया जाए और इस सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट एक तय समय के भीतर, एक तय समय सीमा के भीतर शासन को प्रेषित की जाए। जर्जर स्कूल देखिए, हमारे नौनिहाल, हमारे विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे जिन भवनों में भी स्कूल में जाते हैं, मैंने कहा है कि वर्षा काल क्योंकि कभी भी कोई खतरा ना हो, इसके लिए उनका ऑडिट किया जाना चाहिए, उसकी ठीक प्रकार से जांच की जानी चाहिए। यदि सुरक्षित नहीं है तो उन स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजा जाना चाहिए। आपको याद होगा कि एक दिन पहले राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की एक छत उस समय गिरी जब बच्चे स्कूल में अध्ययन कर रहे थे। 8 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और उस घटना ने झकझोर कर रख दिया और सभी राज्यों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उनके स्कूलों के भवन सुरक्षित हैं, क्या वो नौनिहालों के लिए सुरक्षित हैं, क्या बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं, उनका जीवन सुरक्षित है। तो इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी स्कूल भवनों का सेफ्टी ऑडिट करने का आदेश दिया। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह। राजस्थान के झालावाड़ जिले का एक सरकारी स्कूल जहां पे एक बड़ा हादसा सामने आता है। 7 बच्चों की मौत हो जाती है और 25 से ज़्यादा बच्चे घायल हैं। ये घटनाक्रम सामने आने के बाद में अचानक से राजस्थान में हड़कंप मच चुका है। आज परिजनों में सरकार को लेके, शिक्षा विभाग को लेके गुस्सा है। सरकारी स्कूलों में किस तरह के हालात हैं। स्कूल है राजकीय सिंधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। यहाँ पे प्राथमिक जो स्कूल है कक्षा 1 से 5वीं तक का जो क्लासेस हैं वो यहाँ चलती हैं और करीब 100 जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन किन हालातों में ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये अंदर हम देखेंगे कि किस तरह के यहाँ पे जो हालात हैं। आप यहाँ देखेंगे कि देखिए ये क्लासेस यहाँ पे इस समय चल रही है। आप ज़रा एक बार छत को देखिए, छत से लगातार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग तो पुरानी है ही, बिल्डिंग पुरानी है लेकिन किस तरीके से प्लास्टर लगातार गिर रहा है। जर्जर हालत में ये क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैडम की जो बात है वो अपनी जगह ठीक है और देखिए डर उनके अंदर, देखिए ये बड़ी बात कही उन्होंने कि बच्चों को लेके वो डरती हैं कि बच्चों की सुरक्षा को लेके। लेकिन स्थिति आप देखें, ये दूसरे कमरे की स्थिति आप देखें, पूरा के पूरा जो प्लास्टर है यानी कि जो पट्टियाँ हैं वो झांकती हुई दिखाई दे रही हैं और एक कॉर्नर से तो पानी भी नीचे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 साल से ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है और करीब 70 साल से ये स्कूल चल रहा है। लेकिन अभी भी किराए के भवन में ये जो
स्कूल है ये संचालित है और मजबूरी ये है कि सरकारी स्तर पर कोई कदम उठाए नहीं गए हैं, इसको शिफ्ट नहीं किया गया है, इसलिए मजबूरन बच्चे किराए के जर्जर हालत में जो मकान है वहाँ पड़ते हैं, किसी भी वक्त यहाँ पे हादसा हो सकता है। हालांकि जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस संबंध में जो रिपोर्ट है वो जिला शिक्षा अधिकारी जो है उनको भेज दी गई। सहगी राजू चौधरी आशुतोष शर्मा, जयपुर। गाजियाबाद में चल रहे फर्जी दूतावास का भांडाफोड़ करने के बाद अब यूपी एसटीएफ गिरफ्तार हुए हर्षवर्धन जैन से जुड़ी हर जानकारी जुटाने में लगी हुई है। अभी तक की जांच में पता चला है कि हर्षवर्धन जैन के भारत और भारत के बाहर तकरीबन 25 बैंक खाते थे, जिनसे हवाला और ठगी के कारोबार को अंजाम दिया जाता था। साथ ही यूपी एसटीएफ की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि हर्षवर्धन जैन के द्वारा कुछ लोगों के साथ मिलकर देश और अलग अलग देशों में तकरीबन 30 सेल कंपनियां बनाई गई थी। इन सेल कंपनियों के माध्यम से भी हवाला और ठगी के कारोबार को अंजाम दिया जाता था। लिहाजा अब इन तमाम जानकारियों को जुटाने के लिए यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट द्वारा गाजियाबाद कोर्ट में हर्षवर्धन जैन की रिमांड लेने के लिए अपनी तरफ से अपील की जाएगी और रिमांड लेने के बाद जितने भी खुलासे अब पूछताछ में या उससे मिले दस्तावेजों के आधार पर हुए, उस आधार पर आगे की पूछताछ की जाएगी। 2 आर्म्स डीलर्स के साथ साथ एक और नाम इस पूरे केस में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को कंपनियों के नाम पर लोन दिलाने के ठगी का कारोबार इनके द्वारा किया जाता था और कई करोड़ रुपए की ठगी की गई है। लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का कारोबार संचालित किया जा रहा था और जिन देशों का एम्बेसडर खुद को ये बताया करता था, वहाँ से भी इसके खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो गई है। फिलहाल देखना होगा कि यूपी एसटीएफ की रिमांड के दौरान हर्षवर्धन जैन से जुड़े कितने और खुलासे हो पाते हैं और कई ऐसे लोग भी बेनकाब होंगे जो हवाला के कारोबार में भारत और भारत के बाहर हर्षवर्धन जैन के साथ मिलकर इस गोरख धंधे के काम को चलाया करते थे। मुंबई महाराष्ट्र के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है। खासकर मुंबई और उपनगर के कई इलाकों में 12 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने शनिवार को मुंबई, ठाणे, रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आज मुंबई में गुड रेन ज़्यादा है और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के लिए हमने रेड दिया है और कुछ इलाकों के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग एंड ठाणे के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। एंड टुमारो के लिए घाट एरियाज़ में ना लाइक पूना एंड नासिक के घाट एरियाज़ के लिए भी हमने रेड अलर्ट दिया है। बट टुमारो के लिए हमने पालघर के लिए एक रेड अलर्ट दिया है और दादर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स लाइक मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया है। बट अगेन कल पुणे के घाट एरियाज़ के लिए रेड अलर्ट है और नासिक के घाट एरियाज़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश के साथ हाई टाइड आने से जलभराव हो सकता है। मुंबई में लगातार बारिश के कारण ट्रैफिक में दिक्कतें आई। अंधेरी सबवे को जलभराव के कारण बंद करना पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।